हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं 8th क्लास की आपका हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना। उससे पहले हमने देखा कि नील की मांग किस तरह से रही है यूरोपीय बाज़ारों में, यूरोपीय देशों में भारत के नील की, और भारत में ब्रिटेन की जो बढ़ती दिलचस्पी है हम उसके विषय में बात करते हैं कि जो ब्रिटेन में किस तरह से जो दिलचस्पी है वो बढ़ी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लग जाती है यहाँ पे, क्योंकि जो नील की जो मांग है यूरोपीय देशों में, और 18वीं सदी के दशकों में बंगाल की नील की खेती में तेज़ी से फैलने लगती है। मांग के अनुसार ही बंगाल में पैदा होने वाला नील पूरी दुनिया में छा जाता है, और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, और 1810 तक जो क्या है ब्रिटेन के बाज़ारों में भारतीय नील का हिस्सा है 95% हो जाता है। बहुत जल्दी जो क्या है इतना हिस्सा बढ़ जाता है ब्रिटेन के बाज़ारों में ही। नील का व्यापार फैला है, कंपनी के अफसर और व्यवसायी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो एजेंट रहे हैं वो खुद भी और व्यापारी भी। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार का ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियाँ छोड़ दी। मतलब जो सरकारी पदों पर रहे हैं उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, सरकारी पद छोड़ दिए, और नील का उत्पादन करने आ जाते हैं भारत के अंदर। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए हैं। फिर उन्होंने नील के बागान लगाए। जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसे नहीं थे उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। कंपनी ने भी उन्हें कर्जा दिया और बैंकों से भी वो कर्जा उन्होंने लिया है। वो बातें यहाँ पे हैं। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है जो आपका जिसके विषय में बात करते हैं, सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। यहाँ है 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसियो उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाकर इन लाया गया। यहाँ पे कैरेबियाई द्वीप जो रहे आपके उनमें बगावत पर उतरे, उन्होंने बागान जला दिए और धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस में अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। तो फ्रांस ने इस वजह से 1792 में दास प्रथा को समाप्त किया, और इस घटना की वजह से कैरेबियाई द्वीपों में नील की जो कृषि है वो बंद हो जाती है। वहाँ के मजदूरों की वजह से नील की खेती कैसी होती थी उसके विषय में बात है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज और दूसरी रेती। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करता था। मतलब निजी भूमि होती थी खुद की, वो अपनी भूमि पर खुद ही उगाता था। वो तो या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे। मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती की जाती थी। तो निज खेती की कुछ समस्याएं रही हैं, जहां अगर मैं बात करूं तो बागान मालिकों ने निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी, दूसरी भूमि पे नहीं। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, मतलब लोग निवास करते थे जो उपजाऊ भूमि थी। छोटे छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे जिन पर नील का उत्पादन किया जाता था। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उनके कहाँ से मिलती? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए, भाड़े पर, ठेके पर बोलते हैं, पट्टे पर। वहाँ के किसानों को हटवा दिया और इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता है। किसानों को हटाने की वजह से मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत थी, और मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की फसल लगाते थे, चावल की फसल लगाते थे। तब मज़दूरों का इंतज़ाम करना आसान नहीं था। वो बातें आ रही हैं। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी, तो कृषि करनी होती थी तब। तो एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए, और इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है, मतलब ज़मीन को मापने का पैमाना है। ब्रिटिश शासन में अलग अलग आकार रहा है 1 बीघे का। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तक तय किया है।
हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों ने हल नहीं मिल सकते थे, उन्होंने अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल बिचावले की खेती में व्यस्त रहते थे। इसलिए वजह से जो क्या है निज खेती की समस्या ये रही है। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल बनाने से डर रहे थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रेती व्यवस्था के अंदर आती थी। रेज वो आपकी निज व्यवस्था थी, जो खुद की मालिक की जो ज़मीन होती थी। रेती ज़मीन पर नील की खेती की बात करें तो रेती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रेतों के साथ अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए मजबूर कर लेते थे, वादे कर लेते थे। रेत आपको पता, किसान जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। मतलब कर्ज पहले मिल गया, अब मजबूरी है उनकी कि उन्होंने नील की खेती करनी पड़ेगी। कर्जा लेने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी ज़रूरी थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे नील की कृषि करने के लिए। और उसके बाद जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर ही रहता था। जो मजदूर होते थे वो ये काम करते थे। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था फसलों को बोने के लिए। और यही चक्कर बार बार चलता रहता था, जिसकी वजह से वे कर्ज जाल में भी फंस जाते थे। वो बातें यहाँ रही हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि व्यवस्था बहुत कठोर है ये। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। समस्या और भी थी कि बगान मालिक चाहते किसान अपनी सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि जड़ें बहुत गहरी थी इसकी, नील के पौधे की, और मिट्टी की सारी ताकत को वो खींच लेती थी, जिसकी वजह से नील की कटाई के बाद जो नेक्स्ट सीजन में उस पे धान की फसल नहीं हो सकती थी, तो भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति को खो देती थी। वो बात यहाँ पे है। उसके बाद हम नील जो किसानों ने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया, उस विद्रोह के विषय में बात करेंगे। और जहाँ हम बात करें कि नील का उत्पादन कैसा होता था, उस कॉन्सेप्ट के विषय में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद आपका।